नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद सचिन शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2026 पर और हमारा जो भूगोल विषय है उसके हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल की संगठन व संरचना। और हम बात कर रहे थे सूर्य तप पे। सूर्य तप क्या होता है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कल मैंने आपको बता दिया था कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो कब ज़्यादा प्राप्त होता है, कब कम प्राप्त होता है, उसको कौन बीच में रोक लेता है, तो उस चीज़ को ही क्या कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले जो है वो है आपतन कोण। कल मैंने आपको बताया था आपतन कोण, या मैं इसको कह सकता हूं सूर्य की किरणों का तिरछापन। क्या कह सकता हूं, सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, तो कैसे देखें, आपतन कोण का मतलब होगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर क्या है कि आप देखें ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है, सूर्य की क्या पड़ती है, किरणें। पृथ्वी के ऊपर सूर्य की क्या पड़ती है, किरणें। और हमने कहा ये क्या है, भूमध्य रेखा, और ये क्या है, दोनों ध्रुव। अच्छे से समझेंगे, ये भूमध्य रेखा है और ये दोनों ध्रुव है और यहां से सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ रही हैं। क्या पड़ रही है, एकदम सीधी पड़ रही हैं। और सूर्य की किरण सीधी पड़ रही हैं तो यहां पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य का जो तप है वो कितना प्राप्त होगा। और अगर यही सूर्य की किरणें कैसी पड़े, तिरछी पड़े, कैसी पड़े, तिरछी पड़े, तो क्या सूर्य का प्रकाश एक जैसा प्राप्त होगा। आप खुद बताएं कि एक तो किसी जगह पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़े और एक किसी जगह पर जब तिरछी पड़े तो क्या सूर्य तप में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा ना। कि जहां पर सूर्य तप की किरणें क्या है, सीधी पड़े, यानी सूर्य की किरणें जिस क्षेत्र में सीधी पड़े वहां पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है कि अपने ऐसे मानो कि एक तो थोड़े से पानी को क्या करना है, गर्म करना है, और एक हमें बहुत ज्यादा पानी को गर्म करना है, तो जल्दी कौन सा होता है, जो क्या है, थोड़ा पानी हो। वही चीज इसमें है कि यहाँ पर सीधी अगर किरणें पड़ेंगी तो ये क्षेत्र थोड़ा है और तिरछी पड़ेंगी तो ये क्षेत्र क्या कर लेगा, ज्यादा हो जाएगा। तिरछी पड़ेगी तो ज्यादा क्षेत्र कवर करना पड़ेगा इसको, और जब सीधी पड़ेंगी तो क्षेत्र कम, यानी कम क्षेत्र पर ज्यादा किरणें आएंगी तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, फुल गर्म हो जाएगा। और ज्यादा क्षेत्र पर कम किरणें आएंगी तो वो कैसा होगा, कम गर्म होगा। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जिस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पर क्या होगा, सूर्य तप तो है वो क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां पर क्या है, सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो हुआ ना प्रभावित करने वाला कारक कि सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ रही है तो क्या है, तापमान ज्यादा प्राप्त हो रहा है, और अगर तिरछी पड़ रही है तो कम प्राप्त हो रहा है। कैसे, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो कैसे, आप ऐसे समझे इसको, जैसे हम पृथ्वी का एक साइड वाला भाग बनाते हैं, ये क्या है, हमारी पृथ्वी, क्या, अर्थ,
और यहां से ये क्या है हमारा सन। ऐसे मान के चलें कि इस सन से एक किरण सीधी ये गई और एक किरण सीधी ये गई, दोनों किरणें सीधी हैं, देखते जाना, ठीक है, दोनों किरणें क्या है सीधी। अब इन दोनों के बीच का क्षेत्र कितना होगा, दो किरणों के बीच का क्षेत्र देखें भूमध्य रेखा के आसपास, तो सिर्फ इतना ही क्षेत्र हुआ, यानी दो किरणें अब सिर्फ इतने क्षेत्र को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। आप खुद बताना, यही दो किरणें मैं ऊपर तिरछी किरणों पे खींचता हूं, जैसे यहां से शुरू की थी ना हमने, तो देखो यहां से, रुको एक मिनट, देखें डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे यहां से मैंने कहा ये किरण यहां पड़ी और एक किरण इतनी दूर में मैंने कहा यहां। अब खुद देखना, वही दो सेम किरणें हैं, ठीक है, और वही दो सेम किरणें यहां से हैं, पर यहां पर क्या है, ये क्या है, तिरछी पड़ रही है, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे तिरछी पड़ती जाएगी। तो अब आप खुद देखें कि इन दो किरणों के बीच का क्षेत्र कितना है और इन दो किरणों के बीच का क्षेत्र कितना है। किरणें वही दो है, सेम लंबाई सेम क्षेत्र में वही दो किरणें यहां जा रही हैं, तो पर ये क्या हो गया कि अगर यहां सेम, ये तो दोनों बराबर दूरी में मिल रही थी, इसमें ये इतना क्षेत्र बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये यहां बराबर हुई, पर ये जो इतना जो क्षेत्र बढ़ के आगे, ये किसके कारण बढ़ा, तिरछी किरणों के कारण। तो यही है, अब ये इतने क्षेत्र को यही दो किरणें क्या करेंगी, अब इतने क्षेत्र को गर्म करेंगी, ये इतने क्षेत्र को क्या करेंगी, गर्म करेंगी। तो आप खुद बताएं कि एक तो जो दो किरणें थी वो सिर्फ इतने से क्षेत्र को गर्म कर रही थी, और एक जो दो किरणें वो इतने क्षेत्र को गर्म कर रही हैं। तो सॉरी भाई, तो आप ये बताएं कि जल्दी जो क्षेत्र होगा वो कौन सा गर्म होगा, ये वाला गर्म होगा या ये वाला। वही बात कि सेम जो ताप है, हमने सेम ताप पर एक तो कम पानी को छोड़ा और एक ज्यादा पानी को छोड़ा, जल्दी गर्म कौन सा होगा, कम वाला होगा ना। सेम कंडीशन, वही दो किरणें सेम लंबाई में क्या है जा रही हैं, और ये कम कर रही है और ये ज्यादा। एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन और सुनो कि यहां से हम देखें कि ये क्या है, दूरी, ये दूरी समान है, ये यहां पर इसको सिर्फ इतनी दूरी कवर करनी पड़ी थी, और यहां पर देखो इतनी एक्स्ट्रा दूरी बच गई कि नहीं होगी, कि इतनी दूरी में क्या हुई, वृद्धि हुई। कैसे हुई इतनी दूरी में वृद्धि, पृथ्वी क्या है हमारी ऐसे झुकी हुई है और क्या है, चपटी है, जिसकी वजह से यहां पर किरणें क्या है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये ऐसे हमने देखा, तो यहां पर तो एकदम पॉइंट के पास ही रेखा आ रही है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये दूरी बढ़ रही है। तो ये दूरी जब बढ़ती है तो हमें पता है पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में क्या है, किरणें बादलों के द्वारा, धूल कण के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा क्या हो जाती है, यहाँ पर परावर्तन हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाती है, या सोख ली जाती है किन्हीं के द्वारा, धूल कण है, जल वाष्प है, तो वहां पर भी क्या है, थोड़ा सूर्य का प्रकाश क्या है, खपत हो जाता है, जिसकी वजह से वैसे ही कम आएगा, और ऊपर से क्षेत्र ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, कम गर्म करेगा। तो अब समझ आया, तो लिखेंगे, लिखें, इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लिखें जहां पर, ऐसे लिखें, जिस क्षेत्र पर, ऐसे लिखें, जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर सूर्य तप की मात्रा क्या है, अधिक प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इससे अपोजिट, जहां पर सूर्य की किरणें क्या है, जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, ये लिख लिया, तो दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। कैसे,
कि जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर सूर्य तप की मात्रा अब क्या हो जाएगा, अधिक रहेगी क्या, नहीं, यहां क्या लिख दूंगा, वहां पर सूर्य तप की मात्रा क्या है, कम प्राप्त होती है। ठीक है, और आप ये डायग्राम बना सकते हैं ऐसे ही कि अगर यहां पर क्या है, सीधी किरणें और यहां पर क्या है, तिरछी किरणें, तो ये आप देख सकते हैं कि सीधी किरणों के कारण सूर्य तप क्या है, ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यहां पर सूर्य तप कम प्राप्त हो रहा है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रभावित करने वाले कारक पे। और दूसरा जो कारक है वो है क्या, दिन की अवधि। बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है, दिन की अवधि। क्या होती है दिन की अवधि, दिन की अवधि का मतलब है कि दिन छोटा होगा या दिन बड़ा होगा। और देखो आज के दिन हमने ये टॉपिक पढ़ना है क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। क्योंकि 4 दिन ऐसे हैं जिससे हमें पढ़ने को मिलता है कि कब दिन बड़ा होता है, कब दिन सबसे छोटा होता है। तो उनमें से आज एक ऐसा दिन है जिस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। हाँ जी, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। आज जो है वो सबसे बड़ी रात होने वाली है और आज का दिन था वो क्या था, उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन था। तो कैसे, चलो बात करें क्या है दूसरा पॉइंट, हेडिंग लगाएंगे दिन की अवधि। दिन की अवधि, और ये जो दिन की जो अवधि है उसकी हम बात करें तो दिन की अवधि में क्या होगा कि जिस क्षेत्र में दिन बड़ा होगा वहां पर क्या होगी, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। आप खुद बताएं कि अगर दिन 12 घंटे का होता है तो सूरज की प्राप्ति ज्यादा होगी, और अगर सूरज की प्राप्ति ज्यादा होगी तो हमें प्रकाश भी ज्यादा मिलेगा, यानी प्रकाश ज्यादा मिलेगा यानी सूर्य से आने वाली किरणें ज्यादा होंगी, तो उस क्षेत्र में ऊर्जा भी ज्यादा होगी। यानी जिस क्षेत्र में दिन की अवधि बड़ी होगी उस क्षेत्र में क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी, सूर्य से आने वाली किरणें ज्यादा आएंगी जिससे क्या है वहां पर ताप भी ज्यादा होगा। और जिस क्षेत्र में दिन क्या होगा, छोटा होगा, जैसे आज का दिन बहुत छोटा था 22 दिसंबर का, तो आज हमें सूर्य क्या है, सूर्य का जो तप है वो बहुत कम प्राप्त हुआ है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आज दिन ही कम था, छोटा था आज का दिन, और रात क्या रहेंगी, बड़ी। तो इसीलिए आज क्या है, सबसे कम सूर्य तप प्राप्त होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है। कैसे, तो समझेंगे। ये क्या होता है, पृथ्वी का एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। क्या होता है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। जैसे पहले इस चीज को समझेंगे, कैसे समझे, पृथ्वी का घूर्णन और एक होता है पृथ्वी का परिक्रमण। ये दोनों याद रखेंगे। पहले समझे पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, परिभ्रमण। घूर्णन को ही मैं कह सकता हूं क्या, परिभ्रमण। या तो घूर्णन कह दे या परिभ्रमण कह दे, एक ही बात है। और पृथ्वी का परिक्रमण अलग होता है। कैसे, जैसे मैं हूं और मैं क्या है, अगर मेरे स्थान पर ही घूमूं, जैसे मैं यहां हूं और मैं यहां खड़ा खड़ा इस प्रकार से घूमने लग जाऊं, तो ये मैंने क्या किया, अभी परिभ्रमण किया। क्या किया, परिभ्रमण, यानी ये मैं एक ही जगह गोल गोल घूमा, इसे क्या, घूर्णन या परिभ्रमण के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं किसी चीज के चारों ओर घूमूं, जैसे ये क्या है, मार्कर, और इस मार्कर के जैसे मैं चारों ओर घूम कर आ जाऊं, एक तो ये मार्कर अपनी जगह ही घूम रहा है, और एक अगर इस मार्कर के चारों ओर, जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर इस मार्कर के चारों ओर जैसे ऐसे घूम के आ जाए, तो वो क्या है, परिक्रमण। याद कैसे रखें, याद करो, जब आप मंदिर में जाते हो तो हमें पुजारी जो होता है वो क्या कहता है कि परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा का मतलब होता है चारों ओर। तो हम क्या करते हैं, मंदिर के आगे से
हम जाते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं, यानी चारों ओर घूमकर आते हैं। तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी दो काम करती है, एक तो अपनी अक्ष पे घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है, दिन रात बनती है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक से तो क्या होगा, दिन रात बनेगी, जब घूमेगी तो एक बार सूर्य के सामने आएगी तो दिन बनेगा और विपरीत भाग में रात हो जाएंगी, और अपनी जगह घूमती घूमती सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये था पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण, और वो तो चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या है, सूर्य के, उसे कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। ये क्यों बताया, क्योंकि ये इस टॉपिक में अब बहुत काम आने वाले हैं। कैसे बात करेंगे, देखो 4 तारीखें आप याद रखेंगे, 4 स्थितियां आप याद रखेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हमें पता है कि ये अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। जैसे मैंने कहा ये अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। इस प्रकार ये क्या है, क्योंकि हम पूरा गोल बना लेते हैं, पर पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर, ग्लोब देखा है, ग्लोब के अंदर से जो एक जाता है जिसके सारे वो झुकी रहती है उसे कहते हैं अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी रहती है, और झुकी रहती है। तो अब यहां से हम क्या है, 3 रेखाएं खींचेंगे। ये तो हमें पता है कौन सी, भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य रेखा। और इससे ऊपर हमने पढ़ा था जो 23.5 डिग्री होती है वो है कौन सी, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री कौन सी है, साउथ, उसे हम कहते हैं क्या, मकर रेखा। और ये जो 66.5 डिग्री होती है नॉर्थ वाली, इसे कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं, आर्कटिक। और ये जो 66.5 डिग्री है इसे कहते हैं क्या, अंटार्कटिक। ठीक है, या अंटार्कटिका। तो ये इस प्रकार रेखाएं होती हैं। अब होगा क्या कि एक स्थिति में क्या होगा, सूर्य होगा वो किस पे होगा, भूमध्य रेखा पे होगा। यानी एक स्थिति ऐसी होगी जैसे ये क्या है, हमारा सन है, और इस सन की सीधी किरणें पड़ेंगी किसके ऊपर, यहां पर भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वो तारीख होती है क्या, 21 मार्च। याद रखेंगे, सूर्य की सीधी किरणें जब भूमध्य रेखा पे पड़ती है तो वो तारीख क्या होती है, 21 मार्च। अब भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इससे क्या है, इतना ही भाग ऊपर बच गया, इतना ही भाग नीचे बच गया। अब ये क्या है, इसका प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा जितना किस में जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही जाएगा जितना किस में जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि ये इससे ऊपर जो भाग हो गया, ये मैंने कहा ये भूमध्य रेखा है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने किया है ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि जब भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, ये तारीख होगी 21 मार्च, और इतना ही प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, उतना ही प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या है, एकदम बीच में क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और इससे जो सूर्य की और जो किरणें हैं बाकी बची हुई, उससे जितना ताप उत्तरी गोलार्ध को मिलेगा उतना ही ताप दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा। तो ठीक है, तो 21 मार्च को क्या होता है, लिखेंगे आप 21 मार्च। और 21 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकता है तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और दिन और रात दोनों बराबर होंगे किस में, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। दिन और रात दोनों क्या होंगे, एक जैसे। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि एक जैसे होंगे तो उतना ही सूर्य यहां प्राप्त होगा प्रकाश ऊर्जा, और उतनी ही सूर्य की ऊर्जा दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होने वाली है। देखें कैसे लिखेंगे, 21 मार्च में लिखें, इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है,
भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे दिन व रात की अवधि बराबर होती है, समझ गए मेरी बात कि 21 मार्च को क्या होगा, दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। हम कहाँ हैं, हम भारत में, और भारत आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक, और हमारा राजस्थान तो क्या है, यहाँ से कर्क रेखा से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमें पता है 21 मार्च को नॉर्मल मौसम रहता है, क्योंकि सीधी किरणें नहीं पड़ती सूर्य की, कैसी, थोड़ी थोड़ी तिरछी रूप में हमारे पास किरणें आती हैं, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो 21 मार्च को दिन की अवधि क्या है, बराबर रहती है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश या सूर्य तप भी बराबर प्राप्त होता है। ऐसा ही मैंने आपको लिखाया कि इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर, जिससे दिन व रात की अवधि बराबर होती है, और उससे सूर्य ताप भी बराबर मात्रा में बराबर होती है, जिससे लिखेंगे आगे, इसी में आगे लिखेंगे, जिससे सूर्य तप की मात्रा बराबर प्राप्त होती है, ना तो ज्यादा प्राप्त होगी ना ही कम। तो सूर्य तप की मात्रा क्या रहेगी, बराबर प्राप्त होती है, किसको, 21 जून को। समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं 21 जून के बाद, हमने कहा पृथ्वी क्या है, परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी घूमती घूमती क्या है, ऐसी स्थिति में आ जाएंगी जब सूर्य जो है वो किसके सामने आ जाएगा, कर्क रेखा के सामने आ जाएगा। यानी ऐसी स्थिति ये घूमेगी, घूमती घूमती क्या है, मार्च से जाएगी अप्रैल, मई, जून। कौन सी स्थिति आ जाएगी, जून महीने की स्थिति आ जाती है। और जून महीने की स्थिति में क्या होगा, देखेंगे। अभी हम पृथ्वी को तो यहीं रहते हैं, एक बात याद रखना, सूर्य स्थिर रहता है, बल्कि चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। लेकिन हम क्या है, ये बना लेते हैं कि पृथ्वी जो परिक्रमण करती हुई, कि यानी चारों ओर घूमती हुई, ऐसी कंडीशन में आ जाएगी जब जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे ना सीधा पड़ के किस पे सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी, तो कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती हैं। कब, तो वो बात कर लेते हैं, ये मिटो दूं। देखो कब होगा, यहां से देखें, अभी देखो, अपने बात करें तो अब सूर्य की किरणें, अब सूर्य यहाँ यानी पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, और ये सूर्य, अब जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी कहाँ, यहाँ पर। कहाँ पर, कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर, अब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी, और वो तारीख क्या होगी जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, वो तारीख होती है क्या, 21 जून। क्या होती है, 21 जून। तो कर्क रेखा पर सूर्य जो सीधा कब चमकता है, 21 जून को चमकता है। और इसका जो प्रकाश है वो कहाँ तक जाएगा, इसका प्रकाश क्या है, उत्तरी ध्रुव तक जाएगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो बस यहीं तक पहुंच पाएगा, 66.5 डिग्री तक। ये जो ध्रुव है कौन सा, दक्षिणी ध्रुव, इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर प्रकाश नहीं आ पाएगा। और ये क्या है, जब मार्च से ऊपर सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है तब से यहाँ पर किरणें नहीं पहुंच पाती, और जब यहाँ पर किरणें नहीं पहुंच पाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा। क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की स्थिति है वो अब उत्तरायण हो गई, और सूर्य सीधा चमक रहा है किसके ऊपर, कर्क रेखा पर, और जो किरणें हैं वो क्या है, इधर तो उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की ओर नहीं जा पा रही। अब उत्तरी ध्रुव पे तो प्रकाश आ रहा है, यानी यहाँ पर हम बात करें तो क्या है, प्रकाश आ रहा है पर तिरछी किरणों के रूप में जा रहा है, लंबवत किरणें नहीं, लंबवत सिर्फ कर्क रेखा तक ही है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए सूर्य उत्तरायण सिर्फ कर्क रेखा तक जा सकता है। यानी याद रखेंगे, लंबवत किरणें सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा तक पड़ती हैं, उसके बाद किरणें जरूर उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं, पर लंबवत रूप में या सीधी रेखा के रूप में नहीं जाती, तिरछे रूप में जाती है। जब उत्तरायण होता है तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर प्रकाश नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने ध्रुवों पे क्या रहता है, रात रहती है। अब जब
सूर्य क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तब तक दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। 6 माह है दक्षिणी ध्रुव पे अंधेरा रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहेगा, और जब ये दक्षिणायन सूर्य आएगा तो उत्तरी ध्रुव पे अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने के लिए ध्रुवों पे रात होती है और 6 महीने के लिए दिन। उत्तरायण रहेगा तब तक यहाँ तो क्या रहेगा, दिन, और यहाँ क्या रहेगी, रात, क्योंकि सूर्य की किरणें सिर्फ यहीं तक पहुंचे पाती हैं। अब क्या होगा, 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जब यहाँ सीधी पड़ेंगी तो क्या है, दिन की अवधि बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, दिन की अवधि बढ़ जाएगी। और 21 जून को जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तो क्या है, यहाँ पर ताप बढ़ जाएगा। यानी 21 जून को यहाँ लिखेंगे क्या, 21 जून लिखे, इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, सीधी चमकती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा में सीधी पड़ेगी तो यानी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सूर्य का प्रकाश रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम रहेगा। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है तो सूर्य तप की मात्रा भी क्या प्राप्त होगी, ज्यादा प्राप्त होगी ना। क्योंकि ऐसे मान के चलो कि अगर 14 घंटे का दिन हो तो रात फिर कितने की होगी, 10 ही घंटे की हुई। तो यानी 21 जून के दिन ऐसे मानो 14 घंटे अगर प्रकाश हमें मिला तो ज्यादा मिला, और रात सिर्फ 10 ही घंटे की मिली। और जैसे जैसे आज जैसे 22 दिसंबर है तो आज के दिन ऐसे मानो हमें सिर्फ 10 घंटे ही क्या मिला, प्रकाश मिला, और 14 घंटे की रात रहेगी। तो ऐसे क्या होगा, क्या, क्योंकि अब दिन छोटा हो गया तो सूर्य का प्रकाश कम, तो जब दिन की अवधि बड़ी होगी तो उससे क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होता है, जिससे सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। समझ गए। तो दिन की अवधि कैसे प्रभावित कर रही है। अब देखो कि दिन की अवधि ऐसे प्रभावित कर रही है कि अगर दिन बड़ा है तो सूर्य तप की मात्रा भी क्या है, ज्यादा प्राप्त हो रही है। समझ गए। अगर दिन छोटा होगा तो सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी, और अगर दिन बराबर है तो सूर्य तप की मात्रा भी बराबर प्राप्त होती है। तो समझ गए कब होता है दिन बड़ा उत्तरी गोलार्ध का, 21 जून का। इसी में आगे और लिखेंगे, वह दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। विपरीत स्थिति का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में लिखेंगे। अब दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होगी, सबसे छोटा दिन हो जाएगा, तो लिखें दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। और अगर वहां 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा तो वहां सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, कम प्राप्त होगी ना। तो 21 जून को दो कंडीशन बनेगी, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने से सूर्य तप की मात्रा भी क्या है, ज्यादा प्राप्त होगी। और इसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है, इसीलिए यहाँ क्या है, सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें कम पहुंची तो सूर्य ताप भी कम होगा, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है।
अब 21 जून से आगे नहीं जा पाएगा, 21 जून से मतलब कर्क रेखा से सूर्य आगे नहीं जाएगा। अब सूर्य वापस क्या है, दक्षिणायन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी पृथ्वी जब घूमती है तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही आ पाती है लंबवत, यानी सूर्य लास्ट कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक सीधा जा पाता है। उसके बाद तो इसकी किरणें तिरछे रूप में ही पहुंचती हैं। अब 21 जून से जब सूर्य वापस आएगा तो यहाँ पर आते आते इसको फिर जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितनी तारीख को, 23 सितंबर को सूर्य वापस कहाँ आ जाता है, कहाँ जाएगा, सूर्य वापस आ जाता है भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर आने से क्या होगा, वही होगा जो 21 मार्च को हुआ था। और आपने जो नोट्स में लिखा है 21 मार्च, अब उसमें ओब्लिक लगाकर ऐसे लिख लें, ये लिखा है ना 21 मार्च, उसमें आगे ओब्लिक लगाकर लिख लें 23 सितंबर या सितंबर। सेम कंडीशन, यानी अब आपसे कोई पूछ ले भूमध्य रेखा पर एक साल में सूर्य कितनी बार सीधा चमकता है, तो 2 बार। कितनी बार, 2 बार। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर। कितनी बार चमकता है, 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। इससे होगा क्या, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इससे क्या होगा, सूर्य तप की प्राप्ति भी बराबर मात्रा में होती है। अब क्या होगा देखो, अब क्या है, सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू होगा। मैंने कह दिया सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी परिक्रमण करती है। अब ऐसी कंडीशन बनेगी क्या, 22 दिसंबर की, यानी आज के दिन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर की। देखते जाना 22 दिसंबर की, यानी अब जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे क्या, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा, अब सितंबर से सूर्य क्या है, नीचे आता जाएगा और यहां पर ये मकर रेखा है, अब सूर्य की स्थिति यहां होगी, यहां, यानी अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कहां, मकर रेखा पर। कहां सीधी पड़ेंगी, मकर रेखा पर। और अब यही स्थिति होगी कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर अब प्रकाश आना शुरू हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ यहां तक पहुंचेगा। तो अब जो उत्तरी ध्रुव है यहां तक, अब जो उत्तरी ध्रुव है वो फिर यहां पर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। कंडीशन बदल गई ना, 21 जून को तो कहां थी, यहां था प्रकाश, इसीलिए उत्तरी ध्रुव में क्या था, दिन था और यहां पर रात थी। अब जब क्या हुआ, कंडीशन ये हुई कि सूर्य जब मकर रेखा पे आया तो दक्षिणी ध्रुव पे तो प्रकाश आना शुरू हो गया और कहां तक नहीं पहुंच रहा, उत्तरी ध्रुव तक। अब जो 6 महीने का दिन यहाँ था, रात यहाँ थी, वो अब दिन में बदलेगा और जो यहाँ पर दिन था वो अब रात में बदल जाएगी। तो 6 महीने के लिए रात अब उत्तरी ध्रुव पे रहेगी जब तक सूर्य दक्षिणायन रहेगा। जैसे ही भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होगा तो वापिस इस पे प्रकाश आ जाएगा और दिन की स्थिति होगी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे फिर रात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपने अब तक सुना था कि 6 महीने का दिन ध्रुवों पे और 6 महीने की रात होती है। आज आपने अच्छे से समझ भी लिया, समझ लिया। तो अब क्या होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य क्या है, सीधा चमकेगा 22 दिसंबर के दिन। कब चमकेगा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर के दिन जब सूर्य सीधा चमकेगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूर्य का लगभग प्रकाश अब दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण जो सबसे बड़ा दिन होगा, तो अब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। यानी हम जिस गोलार्ध में है, हमारा भारत जिस गोलार्ध में है और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आज का दिन सबसे छोटा दिन होगा। आज कितनी तारीख है, 22 दिसंबर। तो आज का दिन देखो, आज ही के दिन ये क्या है, हमें पढ़ाने को मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात होगी, क्योंकि आज अच्छे से समझ आएगा। आज का दिन वाकई में उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन था, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन था। और आज हमें यहाँ पर ठंड है, वहाँ क्या है, गर्मी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आज सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पर आज सबसे बड़ा दिन है, लेकिन सबसे छोटी रात हमारे आज
उनके वहाँ है, और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन था और सबसे बड़ी रात रहेगी। तो 21 दिसंबर को क्या होगा, ये आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, और मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होगी। जब सबसे बड़ा दिन होगा तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की जो किरणें वो ज़्यादा प्राप्त होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी भी ज़्यादा होगी। और यही उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे छोटा दिन होगा तो क्या होगी, हमें क्या प्राप्त होगी, सबसे कम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा, और हमारे यहाँ क्या है, सर्दी है। तो समझ गए कि दिन की अवधि जहां बड़ा दिन होता है वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है, और जहां छोटा दिन होता है वहां सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है। तो लिखेंगे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में लिखेंगे, ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो मकर रेखा पर, ठीक है। हाँ, तो लिखें 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को लिखें, इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है, मकर रेखा पर सीधी चमकती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। यहां तक लिखा। 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का, याद रखेंगे कौन से गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का, और हम किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे सबसे छोटी रात होती है। अतः दिन की अवधि, इसी में आगे लिखना है, दिन की अवधि अधिक होने से, यानी दिन बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, दिन की अवधि। दिन की अवधि अधिक होने से सूर्य तप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है, सूर्य तप की मात्रा भी क्या है, अधिक प्राप्त होती है। समझ गए। अब लिखें उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, यहां लिखें 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, क्योंकि अब सूर्य दक्षिणायन है, सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है, समझ गए। और जब दिन छोटा होगा तो सूर्य तप की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, कम रहेगी, और रात बड़ी होगी। तो ये आपको समझ आया। अब आपको एक बात समझ आई होगी कि दिन की अवधि वाकई में ही सूर्य तप को प्रभावित करती है। कैसे कि अगर दिन बड़ा तो सूर्य तप क्या है, अधिक। अगर दिन की अवधि बराबर तो सूर्य तप की मात्रा भी समान। अगर दिन क्या होगा, छोटा, तो सूर्य तप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो बिल्कुल दिन की अवधि के साथ साथ आपने पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके बारे में भी पढ़ लिया, या पृथ्वी की गतियां जो चैप्टर है वो भी इस एक टॉपिक में पूरा हो गया। पृथ्वी की गतियां चैप्टर आप पढ़ के देख लेना, उसमें आपको यही 4 तारीखें मिलेगी। कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सीधा, इसे बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, विषुव। लिखा देता हूं मैं आपको, लिख लें।
लिख लें, यहां लिखेंगे नोट लगाकर, नोट यहीं लिखा देता हूं, 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को कहते हैं क्या? वसंत विषुव। वसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शरद विषुव। विषुव, ठीक है। 21 मार्च को वसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। लिख लिया? मिटो दो, बहुत अच्छा। अब देखो, अब अपने बात करें क्या कि 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। कहा जाता है। और लिखें 22 दिसंबर को शीत अयनांत, शीत अयनांत कहा जाता है। कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं क्या? करक संक्रांति। क्या कहते हैं? करक संक्रांति। क्या नाम से जानते हैं? करक संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसको? 21 जून को करक संक्रांति। और 22 दिसंबर को जानते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, किस नाम से? करक संक्रांति और मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की गतियों का टॉपिक भी इसी के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक टॉपिक में इसमें सिर्फ इतना ही था कि अगर दिन की अवधि बढ़ी तो क्या है? सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त। अगर दिन की अवधि बराबर तो सूर्य तप की मात्रा भी बराबर प्राप्त। और अगर सूर्य तप की क्या है? मात्रा कम प्राप्त होगी। कब? जब दिन की अवधि क्या होगी? कम होगी। पर मैंने आपको पूरा डीप से समझाया है कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है ना रहे। अगर आप मेरे साथ विश्वास करके जुड़े हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि वाकई में ही हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन बच्चों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है या वो कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं है, हम ऐप परचेज नहीं कर सकते, तो उनको बताओ कि फ्री में भी कोर्स करवाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। एक एक चीज़ रटने पे नहीं बल्कि दिमाग में सीधी फिट की जा रही है, समझाया जा रहा है। और ज्योग्राफी को हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ के ही पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता रहूं। आप जब शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, व्यू नहीं आएंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई देख ही नहीं रहा, किसके लिए बनाऊं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करूंगा कि बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट देना है, ताकि बच्चे मेरे पे विश्वास कर सकें। ठीक है, तो अब ये हम आगे दिन की अवधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप लिख ले चाहे कि दिन की अवधि अधिक मतलब सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त, दिन की अवधि कम यानी सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त। ठीक है, बात तो इतनी थी, लेकिन मैंने आपको बहुत डीप समझाया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आज की रात है वो क्या है? सबसे बड़ी रात है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा क्या था? दिन था। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्या? तीसरा पॉइंट लिखें, वो है क्या? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, बीच की दूरी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी क्या रियल में प्रभावित करती है? कैसे? देखो, वही डायग्राम वाली बात, कैसे समझे?
देखो सूर्य क्या है, ये हमारा सन है, और आपको पता है अभी पढ़ा हमने, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की इसकी कक्षा है। क्या है, कक्षा। और ये वर्ताकार ना होकर दीर्घ वर्ताकार है, मतलब एकदम गोल ना होकर ये दीर्घ वर्ताकार है, ठीक है। और दीर्घ वर्ताकार, अगर वर्ताकार है तो क्या होता, इसमें क्या है, चारों ओर सेम रूप से घूमती पृथ्वी, और क्या है, ये स्थिति बनती नहीं। पर ये क्या है, दीर्घ वर्ताकार है, ठीक है। और दीर्घ वर्ताकार होने से एक बात ये भी कही है कि इस कक्षा के अंदर सूर्य जो है वो एकदम सेंटर में ना होकर थोड़ा सा साइड में है। यानी जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस कक्षा के अंदर सूर्य बीच में ना होकर थोड़ा सा साइड में है, जिसकी वजह से जब पृथ्वी यहां पर आती है, यानी ये हमारी अर्थ है, तो इनके बीच की दूरी इतनी होती है, इसको मैं थोड़ा सा कम बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि इतनी दूरी नहीं होती, ये ऐसे देखें। और जब क्या है, सूर्य जो होता है, सूर्य से पृथ्वी जब यहां आ जाती है तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। समझ गए आप मेरी बात, कि ये दो स्थितियां बनेगी। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होगी, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी जब अधिकतम दूरी होगी। सर ये कब होता है, याद रखें। यहां तक समझ आया कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उससे एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पृथ्वी सूर्य के क्या है, निकटतम होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो आप खुद बताओ, अब सूर्य तप पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, खुद बताना, कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आएगी तो क्या ताप बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ना। एक उदाहरण बताओ, एक तो थे चूल्हा के करने बैठ जाओ जमा, चूल्हो जानो नहीं, क्यों जब प्रॉपर रोटी राटी बनाएगी, एक तो चूल्हा के जमा करने बैठ जाओ, जब आंच ज्यादा लगे, या एक चूल्हा दूर बैठो जब आंच ज्यादा लगे। कई बार आप चूल्हा करने बैठे हो 2-4 मिनट बैठा, फिर क्या है, ओहो गर्मी लागनी शुरू हो गया, आप पीछे हो जाओ। यानी जब हम ताप के नजदीक हैं, सूर्य एक ताप ही है, जब हम ताप के नजदीक हैं तो ताप ज्यादा प्राप्त होगा। सीधी सी बात है कि आग का गोला है, उसके हम पास जाएंगे तो क्या होगा, हमें आग क्या लगेगी, ताप ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जब ताप ज्यादा लगेगा, यानी जब सूर्य और पृथ्वी नजदीक होंगे तो सूर्य तप की मात्रा क्या प्राप्त होगी, ज्यादा प्राप्त होगी। याद रखें, जब सूर्य और पृथ्वी दोनों नजदीक होंगे, निकटतम पर होंगे, निकट होंगे, तब क्या है, सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होगा तब क्या होगा, कम सूर्य तप प्राप्त होगा। जैसे ही हम क्या आग के गोले से दूर जाएंगे तो हमें कम क्या लगेगी, ताप लगेगा। वही कंडीशन यहां होती है कि जब सूर्य जो होता है वो दूर सूर्य से पृथ्वी जब दूर जाती है तो हमें कम ताप की प्राप्ति होती है, और इस स्थिति को कहते हैं क्या, अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। याद रखेंगे, जब सूर्य नजदीक होता है पृथ्वी के तो इसे उपसौर कहते हैं, और जब सूर्य पास होता है तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। सर ये स्थिति कब होती है, सुने, ये स्थिति होती है, मैं कुछ नहीं बताना, इसमें आपको क्या कोई एक शब्द दिख रहा है क्या, एक नंबर पे क्या 3 दिख रहा है क्या, 3 दिख रहा है क्या, इसमें 3 दिख रहा है नहीं ना, क्योंकि पूरा ए है, अगर ये ए न होता तो मैं कह देता। यहां पर 3 दिख रहा है तो लिख दो कि उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। समझ आ गया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब क्या होता है, सबसे निकटतम होती है, उसे हम उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। और एक स्थिति क्या होती है, 4 जुलाई को बनती है, जिसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे क्या कहते हैं, अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो जब उपसौर की स्थिति होगी तब क्या है, सूर्य तब अधिक प्राप्त होगा। कैसे, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है क्या, क्या कि सर उपसौर के दिन पृथ्वी नजदीक आती है, नजदीक आई इसका मतलब ताप ज्यादा प्राप्त होगा, ताप ज्यादा प्राप्त होगा तो क्या गर्मी होनी चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को तो क्या है, सर्दी होती है। आ रहा है क्या दिमाग में,
ऐसा प्रश्न दिमाग में आया क्या आपके कि सर आप कह रहे हो उपसौर यानी पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को। कहीं मैं भूल तो नहीं गया? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, एकदम सही सोच रहे हैं आप कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के नजदीक ही होता है। पर फिर सर्दी क्यों होती है? अरे बेटा, सर्दी इसलिए होती है कि आप ये देखें, ये आपने देख लिया, पर यहां अभी मैंने आपको बताया जनवरी के महीने में यानी 22 दिसंबर में सूर्य कहां होता है? दक्षिणायन होता है। कहां होता है सूर्य? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अपन किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में तो सूर्य की किरणें वैसे ही नहीं आ रही, तो सूर्य की किरणें कहां है? अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, और उनसे जाके पूछो कि तुम्हारा 3 जनवरी को क्या हाल होता है। 3 जनवरी को उनको बहुत गर्मी लगती है, यानी उनको सबसे ज्यादा पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है, और उसके आने की वजह से वहां गर्मी होती है। अब ये कंडीशन हमारे गोलार्ध की नहीं है, ये कौन से गोलार्ध की है? दक्षिणी गोलार्ध की। कौन से गोलार्ध की है? दक्षिणी गोलार्ध की। यानी जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, वो उस समय हमारा जो सूर्य है वो कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिसकी वजह से 3 जनवरी को सबसे ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन हमारे नहीं होती, हम तो वैसे ही कौन से यहाँ है, कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से क्या है, हमें तो वैसे ही क्या है, सूर्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर ये नजदीक आ रही है तो कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? गर्मी होती है। तो अब से आपसे कोई पूछे कि 3 जनवरी को पृथ्वी क्या है? सूर्य के नजदीक होती है, फिर भी क्या है, हम ठंड क्यों लगती है हमें? तो उनको बताना हमें ठंड इसलिए लगती है कि हम उत्तरी गोलार्ध में है, और ये जो स्थिति बनती है वो दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। तो हमारे पास तो वैसे ही सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में आती है। समझ आ गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब ये उपसौर और अपसौर, तो फिर आप कहते हो सर कि जब 4 जुलाई होती है तो सूर्य से दूर चली गई, सूर्य से दूर आ गई पृथ्वी, तो गुरुजी जब तो गर्मी पड़े, बिल्कुल पड़े। लेकिन याद रखना कि अदर दिन की बजाय उस दिन टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि दूर जाएगी तो टेम्परेचर में कमी तो होगी। क्योंकि अब एकदम क्या है, आग का गोला हमारे गोलार्ध में है, हमारे गोलार्ध में है, तो वैसे तो गर्मी तो है ही बहुत, लेकिन अगर यहाँ है तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब थोड़े से दूर चली गई तो क्या है, गर्मी कम होगी ना। तो थोड़ी सी 4 जुलाई को गर्मी कम महसूस होती है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने लग जाओ कि आज 4 जुलाई है, ठीक है, आज तो गर्मी कम लगेगी, नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ 7% का फर्क पड़ता है इसमें और इसमें, ठीक है। वो अभी हम समझेंगे कैसे। तो ठीक है, अब आप हेडिंग लगाएं क्या? सूर्य व पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, डायग्राम बना लें। 4 जुलाई को अपसौर होता है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। ये स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध की होती है, इसीलिए यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध लिखा है, लिख लेना। यह स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है पृथ्वी के सूर्य के नजदीक होने के बावजूद। समझ गए? ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। हम एक एक चीज करेंगे, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, सारी चीज लिखाऊंगा, प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि जो ये उपसौर है इसको क्या कहते हैं? पेरीहीलियम। ये याद रख लेना, कई बार ये पूछ लेता है कि पेरीहीलियम किसे कहते हैं। और अपसौर को कहते हैं, अपसौर को कहते हैं क्या? एपीहीलियम। एपीहीलियम याद रखना, पेरीहीलियम और एपीहीलियम। अपसौर ऐसे, अपसौर ऐसे, एपीहीलियम, ठीक है। उपसौर पेरीहीलियम। ये कब होता है? 3 जनवरी। और ये कब होता है? 4 जुलाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, लिख लेना। बाकी जब हम इनके बारे में लिखें तब आप दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी, लिखें जब, इसके अंदर लिखना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है तो कभी
सूर्य से अधिकतम दूर व कभी सूर्य के निकटतम होती है, निकटतम होती है। ठीक है, लिख लिया। अब हेडिंग लगाएं उपसौर। क्या हेडिंग लगाएंगे? उपसौर या पेरिहीलियम। उपसौर या पेरिहीलियम। सारी चीज लिखाऊंगा, चिंता मत करो। क्या लिखेंगे? उपसौर, या इसको क्या कहते हैं? पेरिहीलियम। और ये कब होता है? लिखे इसमें, लिखेंगे क्या? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई सूर्य से निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। 3 जनवरी को बनती है। ठीक है, इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी से 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। ये थी पूरी जानकारी। यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब अधिकतम दूरी पर होगा तो 15.2 करोड़ होगा, जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो 14.7 करोड़ होगा, और जब बीच में रहेगी, दोनों तरफ एक जैसी दूरी रहेगी, वो होता है 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। न्यूनतम में 14.7, अधिकतम में 14.2, यानी कितना? 14.7 और 2 में कितना फर्क रहेगा? 15.2, लगभग 5 का फर्क आता है। यानी ये 14.7 करोड़ किलोमीटर है और वो 15.2 करोड़ किलोमीटर है। तो ठीक है, तो लगभग 5 करोड़ किलोमीटर का फर्क आता है। समझ गए? 0.5 करोड़ किलोमीटर का फर्क ही आता है। ये बात हमने कर ली, समझ गए? ये था उपसौर, पेरिहीलियम। ठीक है, पेरिहीलियम लिख लेना। ठीक है, पेरिहीलियम नहीं, पेरिहीलियम। ये पूरी जानकारी मैंने आपको प्रॉपर नोट्स के रूप में लिखा दी। ठीक है, जो बच्चे बीए में ज्योग्राफी है, एमए ज्योग्राफी से कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉपर रूप से नोट्स तैयार हो रहे हैं। आप उन्हें भी ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, और सभी कंपटीशन एग्जाम की तरफ से तो है ही है। अब हम बात करें क्या? अपसौर। किसकी बात करें? अपसौर। लिखें अपसौर। सॉरी, अपसौर से पहले एक नोट लगाएं और इसमें लिखें, जो बात लिखनी थी लिखें नोट। 3 जनवरी को सूर्य व पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होते हैं। फिर भी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है।
दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और उपसौर की स्थिति भी, उपसौर की स्थिति भी दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। समझ गए? तो अब आपके ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम है 3 जनवरी को, तो सर हम 3 जनवरी को ठंड क्यों मरते हैं, हमें ठंड क्यों लगती है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ठंड इसीलिए लगती है कि सूर्य दक्षिणायन होता है और ये स्थिति उपसौर की भी कहाँ बनती है, दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो दूसरी हेडिंग लगाएं क्या, अपसौर। अपसौर, और अपसौर बिल्कुल इसके विपरीत है। ठीक है, कब बनता है, 4 जुलाई को, और क्या कहते हैं, एपीहीलियन। ठीक है, क्या, अपसौर। अपसौर, और अपसौर को क्या कहते हैं, एपीहीलियम। और एपीहीलियम क्या है, लिखें, जब सूर्य व पृथ्वी के, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। समझ गए? तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं क्या, अपसौर। ठीक है, यह स्थिति यानी यह कंडीशन, यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। 4 जुलाई को बनती है। यह स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। सूर्य व पृथ्वी के बीच इस स्थिति में दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर, 2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो समझ गए क्या है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच, ये 2 बार लिख दिया, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। सूर्य व पृथ्वी के बीच इस स्थिति में दूरी क्या है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। और यह स्थिति कौन से गोलार्ध में बनती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 4 जुलाई को थोड़े से दूर होने से पृथ्वी थोड़ी गर्मी भी कम होती है। तो उपसौर की स्थिति में सूर्य क्या है, सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, और अपसौर की स्थिति में सूर्य तप कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लिया। अब लिखें क्या, नोट, और नोट लगाकर लिखें एक एक चीज बड़े ही डीप रूप से। नोट लगाएं और लिखें नोट, और लिखेंगे उपसौर की स्थिति में सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है
होती है वह अपसोर की स्थिति में कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। ये आपका ये पॉइंट भी पूरा हो गया और आशा करता हूं आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, डायग्राम की, और अच्छे से बनाएंगे, हर एक चीज समझेंगे डायग्राम से कि कैसे बनता है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, यहां बना देता हूं, ये क्या है, हमारा सूर्य, क्या है, सन, और इस सन से यहां पर क्या है, हमारी पृथ्वी। एक तो ये दूरी है, एक यहां बना देते हैं, ये थोड़ी ज्यादा होगी दूरी, तो एक यहां पर है, क्या, एक कंडीशन ये बनेगी, क्या है, हमारी पृथ्वी। अब इसको तो हमने कह दिया क्या, अपसोर, क्या कह दिया, अपसोर, और ये कब होता है, 4 जुलाई को, और दूरी कितनी होती है दोनों के बीच में, तो कितनी, 15.2 करोड़ किलोमीटर, समझ गए। और इसको हमने कह दिया क्या, उपसोर, और ये कब होता है, 3 जनवरी, और दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो ये क्या है, अपसोर और उपसोर की स्थिति है, समझ गया मेरी बात, ये उपसोर की और ये अपसोर की स्थिति है। तो आज हम सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको और डीप रूप से समझाऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल की पारदर्शिता में भी हमें प्रकीर्णन, परावर्तन, विसरण, ठीक है, और अवशोषण क्या होते हैं ये जानना है, सौर कलंक कैसे प्रभावित करते हैं वो जानना है, ठीक है। तो ये जब ये चीजें हम कल पढ़ेंगे, कल भी एक क्या है, इतनी बड़ी क्लास बनेगी, और उससे क्या है, पूरा सूर्य तप। आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में मैं बात करूं तो नॉर्मल चीजें दी गई, पर मैं आपको पूरे क्या है, अच्छे रूप से समझा रहा हूं, पूरा एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक भी कंफ्यूजन ना रहे और आप हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ सकें। और आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।